तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर या फिर बोलो थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी, प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्ट, जिसमें हम लोग जीन क्या होता है, जीन का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, आरएनए पॉलीमरेजेस कितने टाइप के होते हैं, यूकैरियोट में कितने होते हैं, प्रोकैरियोट में कितने होते हैं, उनका काम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज किस किस आरएनए को सिंथेसिस करते हैं, टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये सब डिस्कस कर लिए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है और प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होता है, जिसमें डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ये देख लिए थे। आज हम लोग यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहेगा। प्रोसेस टोटल वही है जो प्रोकैरियोट में हुआ था। पहले डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस जहां प्रोमोटर होता है उससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और सिग्मा कारक जुड़ेगा, फिर उसके बाद में एलोंगेशन स्टार्ट होगा, फिर टर्मिनेशन होगा। सेम प्रोसेस है, बस यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में थोड़ी सी डिफरेंस है, उसको मैं पहले ही आपको समझा दूं। ये जो आपको दिख रहा है ये प्रोकैरियोट वाला है, जो मैंने इससे पहले आपको बोर्ड पे समझाया था अच्छे से। तो प्रोसेस वही है, वही सब लिखना है। बस ये एक पॉइंट ऐसा है जो मेन डिफरेंस करता है, उसको मैं आपको बताऊंगा। वही डिफरेंस आपको याद रखना है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। बाकी दोनों में प्रोसेस सेम रहता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, ये सब प्रोसेस एकदम सेम रहता है। प्रोकैरियोट में क्या होता था, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। 3 डेज से 5 डेज आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5 डेज से 3 डेज की ओर बहुलीकरण करता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक खास बात है कि 5 डेज से 3 डेज की ओर ही आरएनए को बनाएगा। तो 5 डेज से 3 डेज की ओर बनाने के लिए उसको 3 से 5 वाले पे काम करना होगा, क्योंकि 3 से 5 वाले पे बनाएगा तभी 5 से 3 डेज बनेगा। अपोजिट बनता है ना, तो इसलिए ये जो जुड़ा है, ये देखो इधर 3 डेज वाले से जुड़ा है आरएनए पॉलीमरेज, और बीच में क्या है, सिग्मा कारक। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के से अटैच होके इसको स्टार्ट करवाता है। ये इनिशिएशन है। कहाँ पे जुड़ता है, प्रमोटर साइट पे, जहाँ डीएनए में प्रमोटर या उन्नायक साइट होगा। 3 डेज से 5 डेज पे प्रोसेस होगा, इसलिए इस वाले स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट बोल देते हैं। कौन सा, टेम्पलेट बोल देते हैं, ठीक। 3 डेज से जो 5 डेज की ओर होता है। बाकी ये वाला जो है, जो 5 से 3 डेज है, इस पर तो प्रोसेसिंग होगी नहीं, ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, तो इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ये प्रारंभन को दिखाया है। ये है दीर्घीकरण। दीर्घीकरण में क्या होता है, यही आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, उसके बाद में जब आगे बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे आरएनए को बनाता चला जाएगा। ये जो हमारा है ये है आरएनए, ठीक। तो टेम्पलेट के कोडोन को पढ़ पढ़ के ये आरएनए को बनाता चला जाएगा। दीर्घीकरण के बाद में क्या आता था, सिग्मा कारक हट जाता था यही दीर्घीकरण में, और इससे रो फैक्टर जुड़ता है। रो फैक्टर क्या होता है, टर्मिनेशन करवाता है, ठीक है। ये समापक कारक होता है, रो कारक जिसको बोलते हैं रो फैक्टर। तो आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर दोनों बाहर निकल जाएंगे स्ट्रैंड से, और एमआरएनए तुम्हारा सिंथेसिस हो जाएगा। ये प्रोसेस था प्रोकैरियोट में। सेम यही प्रोसेस यूकैरियोट में होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसी को समझना है। ये है यूकैरियोट का। इसमें देखो उसी तरह से ये बन गया है एमआरएनए, लेकिन इस एमआरएनए में रेगुलर नहीं होते हैं स्ट्रैंड, इसमें खंड होते हैं। ये खंडों में डिवाइड होता है। इसमें देखो एक्सॉन और इंट्रोन अल्टरनेट हैं एकांतर क्रम में, इंट्रोन एक्सॉन, इंट्रोन एक्सॉन, इंट्रोन एक्सॉन। इसलिए ये जो एमआरएनए बना है, ये आरएनए एक्टिव नहीं होता है, सक्रिय नहीं होता है, तो इसके संसाधन की ज़रूरत होती है। इसकी प्रोसेसिंग करेंगे हम, संसाधित करने के बाद में ये एमआरएनए एक्टिव या सक्रिय बोल सकते हैं, सक्रिय आरएनए बन के तैयार होगा। तो यूकैरियोट के एमआरएनए जो है, जो तुरंत पॉलीमरेज एंजाइम से सिंथेसिस होता है, उसको हम एचएनआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए बोला जाता है। एचएनआरएनए मतलब एचएनआरएनए, इसको बोलते हैं हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए। क्योंकि ये यूकैरियोट की बात कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, यूकैरियोट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए जो बना है एचएनआरएनए, ये एक्टिव तो है नहीं, तो इसको एक्टिव कैसे करेंगे। इन यूकैरियोट्स प्रारंभिक अनुलेखन में एक्सॉन एंड इंट्रोन दोनों मिलते हैं। प्रारंभिक जो अनुलेखन में आरएनए बना है उसमें क्या होगा, एक्सॉन इंट्रोन दोनों होंगे, और वह असक्रिय होगा, इनएक्टिव।
क्योंकि यह एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे संसाधन बोलते हैं, संबंधन या स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसमें इंट्रोन अलग हो जाता है। देखो इस प्रोसेस को जो संबंधन या स्प्लाइसिंग है इसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसमें इंट्रोन अलग हो जाता है। अब क्या किया जाएगा, इंट्रोन और एक्सोन जो थे ये चेन आरएनए में, उसमें से इंट्रोन को अलग कर दिया जाएगा। जब इंट्रोन को अलग किया जाएगा उसके बाद में आच्छादन और पुच्छन किया जाएगा। उसका 2 प्रोसेस अभी आगे बताएंगे, जिससे क्या होगा कि वो ये चेन आरएनए जो इनएक्टिव था वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय रूप में बदल जाएगा। तो इंट्रोन को अलग कर देते हैं, वह एक्सोन एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। इंट्रोन को अलग कर दोगे, बीच बीच के जो एक्सोन होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखो ये एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन, तो इंट्रोन को निकाल दोगे, सभी इंट्रोन को, जो ये एक्सोन है आपस में जुड़ जाएंगे आगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये चेन आरएनए 2 अतिरिक्त प्रक्रियाओं, आच्छादन जिसको कैपिंग बोलते हैं और पुच्छन मतलब टेलिंग से होकर गुजरता है। आच्छादन में क्या होता है, आच्छादन में एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, MGT भी बोलते हैं इसको, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं मेथिल यम छोटा सा बना के फिर G और 3 फॉस्फेट ऐसे लिख देते हैं, मतलब मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट बने हुए। ये चेन आरएनए के 5 डेज किनारे पर जुड़ता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये चेन आरएनए से इंट्रोन को बाहर निकालेंगे। अब उसमें केवल क्या बचेंगे, उसमें बचेंगे एक्सोन। अब हम क्या करेंगे, जो 5 डेज होगा आरएनए का, उस पर हम 5 डेज किनारे पर मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ देंगे। इसको बोलते हैं आच्छादन। अब आता है पुच्छन, जिसको टेलिंग बोलते हैं। इसमें एडेनिन ग्रुप जो होता है, एडेनिन लगभग 200 से 300 एडेनिन ग्रुप स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट के 3 डेज किनारे पर जुड़ जाते हैं, जिसको पुच्छन बोलते हैं। पूर्ण संसाधित एचएन आरएनए को अब यम आरएनए कह सकते हैं, जो स्थानांतरण है तो केंद्रक से स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये 5 डेज से 3 डेज, इसमें एक्सोन इंट्रोन सब हैं। क्या किया जाएगा, इसमें से जो 5 डेज है इस पर मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ा जाएगा, जिसको बोलते हैं आच्छादन। फिर टेलिंग होगा, क्या होगा, टेलिंग। टेलिंग में क्या होगा, पॉलीएडेनाइलेशन किया जाता है, पॉलीएडेनाइलेशन, जिसमें क्या होता है 200 से 300 एडेनिन जोड़े जाते हैं, एडेनिन जोड़े जाते हैं 3 डेज पे, जिसको टेलिंग बोलते हैं, पुच्छन। इसके बाद में क्या होता है, ये इंट्रोन बाहर निकल जाते हैं और ये इस तरह से आपका यम आरएनए बन जाता है, जो कि सक्रिय है। क्या है, सक्रिय, एक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अंतर है, ट्रांसक्रिप्शन में, अनुलेखन में। मेन अंतर क्या है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में सारी प्रक्रियाएं वैसे ही होती हैं, इनिशिएशन वैसे ही प्रारंभ होगा, पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा, फिर दीर्घीकरण भी होगा, एमआरएनए बन जाएगा। लेकिन समस्या बस इतनी है, जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें जो एमआरएनए बनता है वो डायरेक्ट एक्टिव होता है और प्रोटीन के कोड करने के लिए चालू हो जाता है काम उसका। लेकिन जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट में क्या होता है, इसमें 2 प्रोसेस अलग से करने पड़ते हैं। एक तो स्प्लाइसिंग करोगे, स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रोन को बाहर निकाला जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। स्प्लाइसिंग में ये जो इंट्रोन है, इन इंट्रोन को बाहर निकाल दिया जाएगा सबको, और एक्सोन आपस में जुड़ जाएंगे। फिर इसमें 2 प्रक्रियाएं अन्य की जाती हैं, जिसमें क्या होता है, ये 5 डेज है और ये 3 डेज इंड। 5 डेज इंड पे मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ा जाता है और 3 डेज पे 200 से 300 एडेनिन ग्रुप जोड़े जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से वो एक्टिव एमआरएनए का एमआरएनए में रूपांतरित हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रोसेस की, क्योंकि इंग्लिश में मैंने तो सारे प्रोसेस बता दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी के हैं, तो उनके लिए जो इंग्लिश वाले हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और हिंदी वाले भी देखते हैं, इंग्लिश वाला समझ लेते हैं, क्योंकि अब सेकेंड ईयर में आ गए, धीरे धीरे आदत बन गई है। तो इसको हम एक बार यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको शुरू से देख लेते हैं। मेन जो डिफरेंस था वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये जो है, ये क्रिक ने दिया था सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से डीएनए बनाओगे, जिसको प्रतिकृतिकरण बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं रिप्लिकेशन,
डीएनए से अगर एमआरएनए या कोई भी प्रकार का आरएनए बनाओगे उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। जब आरएनए से आप प्रोटीन का बनाओगे, कोड करोगे, तब होता है ट्रांसलेशन या अनुवादन बोलते हैं। उसी को रूपांतरण भी बोल दिया जाता है, क्योंकि एमआरएनए प्रोटीन में रूपांतरित हो रहा है, कोडोन को पढ़ के अमीनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बना रहा है। डीएनए की एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। अच्छे से समझना, डीएनए के एक स्ट्रैंड लिखा है, डीएनए के ओनली वन स्ट्रैंड से, रज्जुक से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। पूरकता का सिद्धांत ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को नियंत्रित करता है। पूरकता का मतलब होता है, कंप्लीमेंट्री पढ़े हो ना, पूरकता। एडेनिन से क्या जुड़ेगा? थाइमिन। लेकिन यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए में प्रतिलिपिकरण हो रही है डीएनए से, तो डीएनए से आरएनए बनना है। अगर डीएनए के स्ट्रैंड में एडेनिन होगा तो आरएनए वाले में थाइमिन नहीं, यूरेसिल जुड़ेगा। इसी को बोलते हैं पूरकता का नियम। साइटोसिन के सामने गुआनिन। तो यहाँ भी पूरकता के सिद्धांत द्वारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं, जिसमें एडिनोसिन थाइमिन की जगह यूरेसिल के साथ क्षारीय गुण बनाता है। रिप्लिकेशन की अगर हम बात करें, हालांकि हमारे उसमें नहीं है सिलेबस में, लेकिन इसको रेफरेंस मानकर हम ट्रांसक्रिप्शन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। रिप्लिकेशन मतलब प्रतिकृतिकरण में पूरा स्ट्रैंड नए डीएनए का सिंथेसिस करता है। जो पूरा डीएनए होता है उस डीएनए से, जो रिप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनता है, तो पूरे संपूर्ण डीएनए से नया डीएनए बनता है। लेकिन परंतु ट्रांसक्रिप्शन जो है, अनुलेखन, इसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन से ही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रिप्लिकेशन में जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो एक पूरे स्ट्रैंड, डीएनए के पूरे स्ट्रैंड से डीएनए नया बनेगा। लेकिन जब होता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, तब अनुलेखन में एमआरएनए जो बनेगा वो कंप्लीट डीएनए का नहीं बनेगा। डीएनए के कुछ खास सेगमेंट होंगे जिससे ही आरएनए का फॉर्मेशन होगा, जिससे डीएनए के स्ट्रैंड की उस लड़ी व जगह का भी पता चलता है जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेते हैं, जिसे स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। ठीक है, तो यही जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे डीएनए में, वही केवल एमआरएनए को बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको पहले से आती हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले जो 3-4 लेक्चर हुए हैं उसमें 3 लेक्चर में सब कुछ बता दिया है। ट्रांसक्रिप्शन में ओनली एक स्ट्रैंड ही टेम्पलेट में भाग लेता है। जो अनुलेखन है उसमें एक ही स्ट्रैंड भाग लेता है, जिसको टेम्पलेट कहते हैं हम। इसीलिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण होता है। अब आते हैं अनुलेखन इकाई या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो कि इससे पहले वाले में भी मैंने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, लेकिन आप लोगों को फिर से बता दूँ, रिवीजन हो जाएगा। इसमें प्रोमोटर, जिसको उन्नायक बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन मतलब संरचनात्मक जीन, थर्ड होता है इसमें टर्मिनेटर या समापक। ये 3 चीज़ें मिलकर अनुलेखन इकाई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का फॉर्मेशन करती है। इस तरह से मान लो ये 3 डेज से 5 डेज और 5 डेज से 3 डेज एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, 2 हेलिक्स हैं। इसमें ये प्रोमोटर है, प्रोमोटर के जस्ट साइड में स्ट्रक्चरल जीन होता है और लास्ट में समापक या टर्मिनेटर होता है, जहाँ पे रुक जाता है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का। 3 डेज से 5 डेज वाले पे ही हमेशा क्या होगा? बहुलकीकरण होगा, क्योंकि आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5 डेज से 3 डेज की ओर ही बहुलीकरण करता है। ये एंजाइम की विशिष्टता है। तो 5 डेज से 3 डेज की ओर करने के लिए उसको 3 डेज से 5 डेज के ऊपर रन करना पड़ेगा। तो जिस पे बन रहा है एमआरएनए उसी को हम टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, और जो दूसरा होता है उसको कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। ये बीच में स्ट्रक्चरल जीन, या इसी को हम सिस्ट्रोन बोलते हैं। सिस्ट्रोन को हिंदी में संपार कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के संरचनात्मक जीन। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चरल जीन है, डीएनए के डबल स्टैंड का ही एक भाग होता है। अभी मैंने दिखा ही दिया, डबल स्टैंड में जो प्रोमोटर और समापक के बीच में जो भाग था उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन या सिस्ट्रोन। चूँकि विपरीत ध्रुवत्व की ओर होता है, इसलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन ओनली एक दिशा में 5 डेज से 3 डेज की ओर उत्प्रेरित करता है। ये नोट्स भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसको पढ़ के आप लिख दोगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा और याद भी हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो विपरीत ध्रुवत्व होता है डीएनए में, इसलिए ये पॉलीमरेज जो है डीएनए निर्भर पॉलीमरेज
डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा में करेगा 5 डेज से 3 डेज की ओर, जिसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। जिस पे ये रन करेगा उसको टेम्पलेट बोलेंगे। स्ट्रक्चरल जीन के 5 डेज किनारे पर उन्नायक होता है। 5 डेज किनारे पर उन्नायक होता है। 5 डेज मतलब कोट लेखन के संबंध में देखा जाएगा। अब देखो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, अब ये जो प्रोमोटर है ये 5 डेज पे बोला गया है, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के संबंध में बोला गया है। कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5 डेज होगा उधर होगा प्रोमोटर, और कोडिंग स्ट्रैंड का जो 3 डेज होगा उस पर समापक मिलेगा। तो जब भी कभी इस तरह से लिखा मिले कि स्ट्रक्चरल जीन के 5 डेज पे होता है प्रोमोटर, तो आपको याद रखना वो 5 डेज कोडिंग रज्जुम का होगा। प्रोमोटर और टर्मिनेटर की जो जगह बताई जाती है वो ध्रुवता किसकी होती है, किसके रेफरेंस में, कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बताई जाती है। स्ट्रक्चरल जीन या सिस्टरोन, जिसको संपार बोलते हैं हिंदी में, डीएनए का वह भाग है जो पॉलीपेप्टाइड का कोड लेखन करता है। क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड का कोड लेखन करता है। यही जो स्ट्रक्चरल जीन है इसी से तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, क्योंकि इससे एमआरएनए बनेगा, वो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। अनुलेखन इकाई में स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है। अधिकतर यूकैरियोट जो होते हैं इसमें मोनोसिस्ट्रोनिक होती है स्ट्रक्चरल जीन। आपको मैंने इससे पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में। और जो प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया होते हैं इसमें पॉलीसिस्ट्रोनिक होती है। ठीक है, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन मिलती है, जिसमें अंतरापित कूट लेखन अनुक्रम पाए जाते हैं। हम लोग जो हैं यूकैरियोट जितने भी हैं उनमें मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन मिलेगी, जिसमें अंतरापित कूट लेखन अनुक्रम, मतलब इसके कहने का मतलब व्यक्तेक और अव्यक्तेक, एक्सोन और इंट्रोन उसमें प्रेजेंट होंगे। यूकैरियोट में जीन विखंडित होती है, जो कि आगे मैंने अभी आपको बताया था। कूट लेखन अनुक्रम या अभिव्यक्त अनुक्रमों को एक्सोन व्यक्तेक कहते हैं। जो कूट लेखन अनुक्रम है, जो अभिव्यक्त अनुक्रम है, मतलब एक्सोन यही कोड करेंगे प्रोटीन को। डीएनए से जो एमआरएनए बनाओगे यूकैरियोट के केस में, उसमें जो एक्सोन होगा यही आगे प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि इंट्रोन को तो हम बाहर ही निकाल दिए। इसीलिए कूट लेखन अनुक्रम या अभिव्यक्त अनुक्रम जो होता है उसको एक्सोन कहते हैं। इसीलिए मैंने पहले आपको वो जो इंट्रोन को निकालने वाला पार्ट था और ये सारी चीज़ें बता दिया, ताकि इस चीज़ को समझ में आपको आ जाए। एक्सोन वह अनुक्रम है जो परिपक्व या संसाधित आरएनए में मिलते हैं, क्योंकि जो परिपक्व आरएनए बनाओगे एक्टिव वाला एमआरएनए, उसमें एक्सोन ही मिलेंगे, इंट्रोन तो बाहर हो गए। एक्सोन इंट्रोन द्वारा अंतरापित होते हैं। इंट्रोन अव्यक्तेक अनुक्रम संसाधित एमआरएनए में नहीं मिलते, क्योंकि संसाधित वाले में केवल एक्सोन होंगे। इंट्रोन को हम स्प्लाइसिंग के थ्रू रिमूव कर देते हैं। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत करते हैं। ट्राईफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग करके पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज, पहली बात तो इसको फैक्टर चाहिए स्टार्ट करने के लिए, सिग्मा फैक्टर। दूसरी बात इसको ट्राईफॉस्फेट चाहिए एनर्जी के लिए। एनर्जी इसको कौन देगा? ट्राईफॉस्फेट। तो ट्राईफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे इनको एनर्जी मिलती है और ये एंजाइम प्रॉपर काम करते रहते हैं, टेम्पलेट पे बहुलकित होते रहते हैं। केवल आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा और कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि इस एलोंगेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। फिर बाकी वही चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ये प्रोकैरियोट में है, इसमें सीधे एमआरएनए बन जाता है जो कि एक्टिव होता है। और जब हम बात करते हैं यूकैरियोट में, तो इसमें एचएनआरएनए बनता है, जिसमें से हम इंट्रोन को बाहर निकालते हैं, जिसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। फिर इसमें पुच्छन करते हैं, जिसमें मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट जोड़ा जाता है। फिर इसमें टेलिंग करते हैं। टेलिंग में क्या होता है? तो टेलिंग प्रोसेस होता है, इसमें हम 200 से 300 एडेनिन ग्रुप को 3 डेज किनारे पे जोड़ देते हैं और हमारा संसाधित सक्रिय एक्टिव एमआरएनए बनकर तैयार हो जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था किसका? ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो आई होप आपको अच्छे से प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे और जल्दी ही वो भी कंप्लीट करवा देंगे। उसमें ट्रांसलेशन है, जेनेटिक कोड हैं, राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो उसका भी हम जल्दी ही लेक्चर लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्दी उसको भी कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट पढ़ाना मुझे अकेले को है, इसलिए मैं पूरा
फोकस के साथ मैं जो जितना भी समय मुझे मिल पाता है मैं कम्प्लीटली आपके लेक्चर बनाने के लिए समय देता हूँ। तो ये कंप्लीट हो गई फर्स्ट यूनिट। अब हम सेकंड यूनिट के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ये सारी चीज़ें नोट करते रहो, यही आगे आपके एग्ज़ाम के लिए काम आएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।